हाँ जी बेटा, क्या हाल है जी आपका? तो इनकम टैक्स की अमेंडमेंट सीरीज जो चल रही है ਉਹਦਾ बड़ा पॉजिटिव फीडबैक आया है, डायरेक्ट मैसेज भी काफ़ी आए हैं व्हाट्सएप पे। तो अब बेटा जी आप डेफिनेटली इंजॉय कर रहे हैं सीरीज को तो वेट कर रहे हैं कि अगली वीडियो नहीं आई सर। अगली वीडियो बेटा लेके आ रहे हैं अभी। तो इसमें हम बात करने वाले हैं पीजीबीपी की। ये सारी कैजी हेडिंग है जिसमें अक्सर बच्चों को थोड़ी बहुत परेशानी रहती है, खास तौर पे इंटर लेवल पे। तो पीजीबीपी में ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली अमेंडमेंट्स हो गई हैं, तो तुम्हारा समझना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। ठीक-ठाक अमेंडमेंट्स हैं। बहुत ईज़िली इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि सारा कवर करवा दें, ठीक है? हाँ, उनका इम्पैक्ट न्यूमेरिकल सम पे डेफ़िनेटली हो सकता है और कुछ बारीक अमेंडमेंट्स भी हैं, जिनका इफ़ेक्ट आपके एमसीक्यू रिलेटेड सवाल पे भी आ सकता है। तो आप सारी वीडियो अच्छी तरह देखें और भाई जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं ना किया हो, ये गलत बात है। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही नहीं। और वो बेल वाली घंटी जड़ी नोटिफिकेशन वाली घंटी है, वो भी आपने दबा देनी है। ठीक है भाई? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जी वीडियो शुरू है पीजीबीपी की अमेंडमेंट्स, आओ जी चेक करें। तो जिस तरह सबसे पहले जी इन्होंने जो अमेंडमेंट की है, दैट इज़ रिगार्डिंग दी साइंटिफिक रिसर्च वाला। बड़ा ही फेवरेट अपना ये पार्ट होता है कि जो एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च होता है उसमें कुछ वेटेड डिडक्शंस की बात होती थी। सर ये वेटेड डिडक्शन ज़्यादातर मिलती होती थी जब आउटसाइड कंट्रीब्यूशन करना है, बट अगर 35 टू ए बी की बात करेंगे तो इन हाउस में भी हो जाता था। ये सारा जो झमेला होता था कि कहीं पे 100 है तो कहीं पे 150 है और किसी ज़माने में तो 200% भी चल रहा था, वो सब खत्म कर दिया इस अमेंडमेंट ने। अब हर जगह 100 ही है, आओ चेक करें। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेड टू रिसर्च एसोसिएशन which has the objects of undertaking the scientific research, university, college, or other institution to be used for scientific research has been reduced from 150% to 100%। तो 150% से 100% पे आ गए जी 35(1)(2) में। तो वहाँ आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि पहले आप याद रखते होते थे कि अगर ये रिसर्च एसोसिएशन को हमने पैसा दिया, यूनिवर्सिटी कॉलेज को पैसा दिया, जो साइंटिफिक रिसर्च में इंगेज्ड हैं, तो वहाँ हमें वेटेड डिडक्शन मिलनी है। आज से वो सब बंद बेटा, 100% डिडक्शन है, ध्यान रखना। फिर 35(2)(a) क्या कहता है? हायर डिडक्शन ऑन पेमेंट मेड टू अप्रूव्ड स्पेसिफाइड पर्संस फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ये नेशनल लैब किसी वक्त ये बेटा 200% तक भी चला गया था। आज की डेट में पिछले सिलेबस में 150 था, वहां से 100 पे ला रहे हैं। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेड टू नेशनल लैब, यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्पेसिफाइड पर्सन एज अप्रूव्ड, जेडे मर्जी हैं भाई। 150% से हो गया 100%। काम बहुत आसान होगा बेटा पेपर में। कन्फ्यूजन रहती थी कि भाई ये 150% ना कर तो नहीं करना, कहीं यहाँ पे याद रखना पड़ता था स्पेशली आपको कि यहाँ वेटेड डिडक्शन है, वो काम खत्म है, 100% डिडक्शन मिलेगी। 35(2)(a) भी सर ये होता था इन हाउस वाला, पर इसके इंटर लेवल पे कुछ ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते थे क्योंकि ये कंपनीज के लिए था, बट स्टिल छोटे मोटे सवाल में इफेक्ट आ जाता था कई बार। वो भी काम धंधा आसान हो गया, 150 से 100 होने वाला है। हायर डिडक्शन टू कंपनीज विच आर इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल फॉर कंडक्टिंग इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च। था वो यहाँ वो कहता है कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि भाई लैंड बिल्डिंग वगैरह नहीं होगा, इन हाउस रिसर्च डेवलपमेंट फैसिलिटी अप्रूव्ड होनी चाहिए, कंपनी इन बिजनेसेस में होनी चाहिए, वो चीज़ें ना बनाए जो 11 शेड्यूल में आती हैं। वो हम लिखवाते भी होते थे कुछ एग्जांपल आपको कि ये 11 शेड्यूल है, भाई वो सब खत्म है। अब इनको डिडक्शन भी 150 के बजाय 100% ही रह गई है, तो कोई वेट डिडक्शन है ही नहीं। अब 35(CCC) एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, जो थोड़ा इजी सा ही टॉपिक था कि ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ा जाता था, बस नाम और थोड़ा बहुत प्रिस्क्राइब्ड ये वो नोटिफाइड, उसमें भी 150 से 100, बात खत्म। एक्सपेंडिचर ऑन स्किल डेवलपमेंट 150 से 100%। तो बेटा वो वेटेड डिडक्शन खत्म हुई है, हम ये देख रहे हैं। सर 32(AD) इसमें बहुत लोग गलत कर देते हैं, तो इसको ध्यान से देखना क्या कहता है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस की डिडक्शन है भाई, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं है बेटा, ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस है। डिडक्शन ऑफ 15% बाय द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउंस फॉर सेटिंग अप एंटरप्राइज इन अ बैकवर्ड एरिया ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, जिसके आगे वो डिस्ट्रिक्ट्स भी आते थे कि इन इनमें है, पता ना वो एरियाज भी लिखे होते थे, इज अवेलेबल। क्योंकि ये पूरे पूरे स्टेट में नहीं होता है, सेटिंग अप इन अ बैकवर्ड एरियाज,
मतलब ये स्टेट्स होते हैं, इसमें कुछ बैकवर्ड एरियाज नोटिफाइड है, वहां आपको ये मिलता है। अक्वायर्स एंड इंस्टॉल एनी न्यू एसेट ड्यूरिंग दिस टू दिस पीरियड, डिटेलिंग नहीं यहाँ लिखी गई है, मतलब कि आपको ये याद है कि यह डायरेक्शन मिलता होता था। बट अब इन्होंने लिखा है कि ये यहाँ तक था, तो आपका तो प्रीवियस ईयर यहाँ से शुरू हो रहा है और सर यहाँ पे एंड होना है। यस सर। तो अगर उसमें आपने एसेट एक्वायर और इंस्टॉल किया तो ये डिडक्शन कैसे मिल जाएगा आपको? बस यही बात है। देयरफॉर डिडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउंस अंडर 32 AD shall not be available for asset acquired and installed after this date। मतलब फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड अगर नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज ऑफ दीज स्टेट्स में आपने एसेट खरीद के इंस्टॉल किया भी, तो भी बेटा आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, नहीं मिलेगा, ये कह रहा हूं मैं। बाकी अपने स्टडी मैट को एक बार गो थ्रू जरूर हो जाए, वहां भी देखें कि भाई ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कर दी गई हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है 35 AD इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन। सर स्पेसिफाइड बिजनेस, 35 AD पढ़ते सारी बच्चे के दिमाग में आता है स्पेसिफाइड बिजनेस। बड़े बड़े नाम याद रखने पड़ते हैं कि ये स्पेसिफाइड बिजनेस है। फिर अजीब चीज क्या होती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन दे दी जाती है कुछ चीजें छोड़ के, जैसे कि अदर देन लैंड, फाइनेंशियल एसेट्स एंड गुडविल, इन चीजों को छोड़ दें। बाकी अगर स्पेसिफाइड बिजनेस के कंटेक्स्ट में आपने किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर तो 35 AD आपको मिल जाता है। हाँ जी सर, ये तो है। अब सर यहाँ मसला क्या हुआ, एक आपने देखा कि वो कंसेशनल टैक्स रेट आया है, 115 BAC हमने किया, बाकी कंपनियों के लिए भी आया वो सारा। उसमें ये लिखा गया है कि भाई देखो, अगर ये कंसेशनल टैक्स रेट तुम्हें चाहिए तो आपको 35 AD नहीं मिलेगा। तो बंदा कहे ठीक है मुझे चाहिए, मैं 35 AD छोड़ देता हूँ। पर सर जो 35 AD की लैंग्वेज है सेक्शन की, वो ऐसी लैंग्वेज है कि अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस जो वहाँ डेट लिखी है ऑन और आफ्टर शुरू करते हैं, तो ये कंपलसरी अवेलेबल है आपको। कंपलसरी मतलब इसमें ऑप्शन नहीं है। अब कंपलसरी अवेलेबल है, बंदा के यार मुझे 35 AD नहीं लेना क्योंकि मैंने कंसेशनल टैक्स रेट वाली स्लैब लेनी है। देखेगा बेटा मैं तो तेरी जान नहीं छोड़ूंगा, तूने तो स्पेसिफाइड बिजनेस शुरू कर लिया, तेरे को तो 35 AD लेना पड़ेगा। अब 35 AD लेना पड़ेगा तो कंसेशनल वाला कहेगा बेटा 35 AD ले लिया, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, कंसेशनल रेट कैसे दूं तेरे को। तो इन्होंने एक अमेंडमेंट की, 35 AD में ऑप्शन दे दी कि भैया ये आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस शुरू कर भी रहे हैं और आप चाहते हैं कि 35 AD नहीं लेना क्योंकि आपने कैलकुलेशन लगा के देख ली है कि आपको लो टैक्स रेट में ज़्यादा फायदा है, तो यू कैन स्किप दिस डिडक्शन। ये एक प्रोसीजरल अमेंडमेंट टाइप कर रखी है जो कि जरूरी है, बनती थी, क्योंकि आपने कंसेशनल टैक्स स्कीम्स जो निकाली हैं वहाँ ये लिखा है कि भाई जो बंदे 35 AD लेंगे वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब जो बंदा 35 AD लेना ही ना चाहे, स्पेसिफाइड बिजनेस शुरू करे बट वो 35 AD लेना ही ना चाहे, तो एज कोई रास्ता भी तो दो ना। सर ये MCQ में भी आ सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से, काफ़ी इस पे हमने डिटेल लिखी है यहाँ, वो सारे को एनालाइज करते हैं। आओ सर। प्रोवाइडिंग एन ऑप्शन टू सेसी फॉर नॉट वेलिंग द रिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। पहले तो सारा 35 AD लिखा, पढ़ते हैं। Section 35 AD of Act relates to the deduction in respect to expenditure on specified business. Provides for 100% deduction on capital expenditure other than land, goodwill, and financial asset incurred by SSC on specified businesses। सर ये तो हमें पता है कि अगर वो लिस्ट में आपका काम धंधा आता है तो उस पर होने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन आपको पहले साल ही दे दी जाएगी। अब वो लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल एसेट इसमें एलिजिबल नहीं है। Under subsection 1 of 35 AD, deduction of 100% of capital expenditure is allowable during the previous year, जिस साल ये खर्चा हुआ। Further, subsection 4 provides no deduction is allowable under any other section in respect to which the expenditure in subsection 1। हाँ ये हमें पता है कि अगर आप 35 AD का बेनिफिट ले लो तो उस सेम एक्सपेंडिचर की दोबारा कभी कोई डिडक्शन नहीं मिलती सर, उस पर डेप्रिसिएशन तक नहीं मिलती। दोबारा देखें, सबसेक्शन 4 प्रोवाइड्स नो डिडक्शन इज अलाउबल अंडर एनी अदर सेक्शन इन रिस्पेक्ट टू द एक्सपेंडिचर रेफर्ड इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 कौन? जो स्पेसिफाइड बिजनेस में एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसका आपको 100% डिडक्शन मिल गया, तो कहीं और डिडक्शन उसकी दोबारा ना मांगना। ये तो सर सारा पड़ा हुआ, अमेंडमेंट कहाँ है सर? अभी आएगी अमेंडमेंट। एट प्रेजेंट
an assessee does not have any option of not availing the incentive under the said section. कहता अभी ये सेक्शन सिर्फ ये बताता है कि ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, उनमें डेट्स भी लिखी हुई हैं किसमें कि कौन कौन से की एंट्री कब से हुई इस सेक्शन में। अगर आपने वो शुरू कर लिए ऑन और आफ्टर दोज डेट्स तो आपको डिडक्शन लेनी पड़नी है। अभी तक ये सेक्शन ऐसा था। अब इस सेक्शन को ये नहीं ना पता था कि आगे जाके सरकार ने कंसेशनल टैक्स रेट्स ऑफर करने हैं कंपनीज को भी और इंडिविजुअल्स को भी, जिस तरह आपने देखा ही है 115 बीएसी में स्लैब वाले एसएससीज को। तो उन कंसेशंस में एक कंडीशन रखी गई है कि 35 एडी नहीं लोगे, 35 एडी की डिडक्शन अगर ले रहे हो तो ये नहीं होगा, मतलब कि अगर ये कंसेशनल टैक्स रेट चाहिए तो 35 एडी की डिडक्शन ना लो। तो फिर 35 एडी को भी समझाओ ना कि भाई मैंने डिडक्शन नहीं लेनी, तू कहता मैं तो लगूंगा ही लगूंगा। तो इन्होंने उसे अमेंड किया कि बेटा ऑप्शन दे देते हैं, कंसेशनल टैक्स रेट कैन बी ऑप्टेड बाय एसएससी इफ ही डज नॉट क्लेम दिस डिडक्शन। अ लीगल इंटरप्रिटेशन वाज पॉसिबल, मतलब अगर अमेंडमेंट ना होती तो ऐसा हो सकता था दैट डिडक्शन अंडर 35 एडी इज मैंडेटरी एंड इफ एसएससी डज नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर 35 एडी इन ऑर्डर टू ऑप्ट फॉर कंसेशनल रेट तो एओ फोर्सफुली डिडक्शन दे देगा। एओ फोर्सफुली डिडक्शन दे देगा क्या, नहीं तू नहीं जा सकता बच के, तेरे को 35 एडी लेना पड़ेगा भाई, एंड डिनाई द बेनिफिट ऑफ कंसेशनल टैक्स रेट। तो डेप्रिसिएशन भी गई, क्योंकि सबसेक्शन 4 ये कहता है कि अगर 35 एडी में हो गया खर्चा तो आगे कुछ नहीं होगा। तो भाई ये तो बहुत गलत होता। मैं सच कह रहा हूँ, अगर अमेंडमेंट ना होती तो कहीं ना कहीं ये हो जाना था जैसा इस मिडल वाले पैराग्राफ में लिखा अभी। देयरफॉर इट इज प्रपोज्ड टू अमेंड दिस सबसेक्शन 1 टू मेक डिडक्शन अंडर देयर अंडर ऑप्शनल। कहता है इसलिए इसे अमेंड कर दिया जाता है, प्रपोजल रखा गया है क्योंकि मेमोरेंडम में से उठाई गई बातें तो इसलिए प्रपोज लिखा हुआ। इट इज फर्दर प्रपोज टू अमेंड सबसेक्शन 4 to provide that no deduction will be allowed in respect to expenditure under subsection 1 in any other section in any previous year if the deduction has been opted। बस ये वर्ड डाल दिया। पहले तो ये होता था कि 35 एडी में कवर हो गया जी भाई, बस भूल जाओ कोई डिडक्शन नहीं। अब उन्होंने थोड़ा सा वर्ड को बदला, कह रहे हैं बेटा और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको इस खर्चे की अगर आपने पहले 35 एडी के लिए ऑप्ट किया। मैं नाउ इट इज अप टू यू कि आप ऑप्ट करें या ना करें। हैज बीन ऑप्टेड एंड क्लेम्ड बाय एसएससी। बस बात खत्म होगी। ये अमेंडमेंट तो देखो जी करनी ही पड़नी थी, अच्छा है जल्दी कर दी, क्योंकि नहीं तो कहीं ना कहीं केस हो जाना था। उन्होंने कहना था कि भाई 35 एडी तो आपको लगेगा ही लगेगा, और अब लग गया तो कंसेशन रेट तो भूल जाओ। तो एसएससी ने रोना था कि भाई नहीं नहीं यार, मैं 35 एडी लीव करना चाहता हूँ, मेरा टैक्स वैसे ज़्यादा बच रहा है। तो एओ ने कहना नहीं, ये तो आप पे लग रहा है। तो अब अमेंडमेंट कर दी गई है। तो अगर एक एमसीक्यू की तरह क्वेश्चन आ जाए जहां पूछा जाए कि 35 एडी मैंडेटरी है, कंपलसरी है, नहीं सर ये ऑप्शनल है, ये आप अपनी कैलकुलेशन अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को डाटा दें, वो करके बताए कि आपके लिए ये सेक्शन लेके फुल जो स्लैब्स हैं या फुल रेट्स जो हैं कॉर्पोरेट्स के केस में उन पे टैक्स लेना देना सही रहेगा, या ये डिडक्शन भूल जाएं और कंसेशनल टैक्स दे दें। ये तो सीए साहब कैलकुलेशन करके ही बताएंगे। अब सर रूल 6 ABBA आया है। ये अब क्या होता है कि इनकम टैक्स में बहुत जगह हम पढ़ते हैं कि भाई ये कैश पेमेंट्स जड़ी हैं वो अलाउड नहीं है, तो आपको पेमेंट जड़ी है वो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से करनी है। पढ़ते हैं ना ऐसा बहुत जगह सर, बहुत ज़्यादा। ये तो बहुत पंगा है, डिडक्शंस में भी बात है और फिर इसके बाद ये आपका 40A3 वगैरह ये सब तो इसके पीछे पड़े ही रहते हैं। तो भाई इसके लिए अब क्या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। फॉलोइंग शैल बी द अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर द पर्पस सेक्शन 13A 35AD सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 3A प्रोविजो टू सबसेक्शन 3A एंड सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 40A। ये सारे तो बिजनेस ऑपरेशन में आते हैं। देन सेक्शन 43 43CA भी यहीं आता है, 44AD भी आता है, सेक्शन 50C ये आप कैपिटल गेन के वक्त ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सेकंड प्रोविजो टू क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 10 56 अदर सोर्सेज में, देन ये डिडक्शन वाला और ऐसी चीज़ें। अब इन्होंने कहा कि बेटा जो ये अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड लिख के आ जाता है ना, उसका मतलब आप ये लिया करें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, यूपीआई सॉरी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस,
देन आरटीजीएस, एनईएफटी और भीम, ये ऐप काफ़ी लोगों ने इंस्टॉल कर रखी है। सर वैसे मैं बताऊं, सच में जब हम प्रैक्टिस में देखते हैं तो आजकल एनईएफटीज, ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ये सब बैंक ट्रांसफर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो चलो, ये तो चलो इन्होंने क्लियर कर दिया कि अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब ये है। पर बिजनेस में बहुत पेमेंट इससे पहले भी इनसे हो रही थी और उसे भी ओके ही माना जा रहा था कि जो 10,000 से ज़्यादा भी है ना, तो लोग परवाह नहीं करते थे। ला यार, एनईएफटी किया है यार भाई, उस अब चेक और अकाउंट पे ही, चेक से जो पर्पस अचीव होता है वो एनईएफटी से भी हो जाता है। लूप तो वहां भी बनता है कि किस अकाउंट से पैसा किस अकाउंट में गया। ये तो चलो अच्छी बात है कि क्लियर कर दिया गया कि अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में ये सब चीज़ें आती हैं। तो डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा अगर पेमेंट इन मोड से भी की गई। तो सर ये एक छोटी सी अमेंडमेंट हम कह सकते हैं, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं। प्रैक्टिकल अमेंडमेंट 100 से जो 150 वाले 100 पे आए हैं वो सारी है। एमसीक्यू के लिए वो बहुत अच्छा पॉइंट है भाई। देन उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 44 AB। ये भी कई बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करता है कि ये क्या कहानी है सर, मतलब ये होता क्या है सर, ऑडिट कब होना होता है पता नहीं चलता। और इस साल एक और पंगा हो गया, कई जगह पे लिमिट जड़ी है वो 5 करोड़ होने वाली है। पढ़ें, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट ऑडिटेड by practicing chartered accountant on or before the date, which shall be the date 1 month prior to the due date of filing of return of income, and then furnish by that date the prescribed form audit report। मतलब उसने ये कह दिया है कि भाई जो आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है उससे 1 महीने पहले, 1 मंथ प्रायर, आपको ये ऑडिट करवा लेना। ठीक है सर, ये भी एक हल्का सा चेंज है, पहले कई बार सेम डेट ही होती थी, अब 1 मंथ बिफोर लिखा गया है। ठीक है। अब किसके लिए ऑडिट जरूरी है? पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, इफ हिज टोटल सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट इन बिजनेस एक्सीड 1 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर। मतलब कि अगर आपकी टोटल सेल, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ से ज़्यादा है और आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ऑडिट करवाना चाहिए। पर सर यहाँ इन्होंने इस लिमिट को 5 करोड़ तक ले गए, बट इट इज सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। जो पूरा कर पाएंगे वो 5 करोड़ के बाद ही करवाएंगे। प्रोवाइडेड इन केस ऑफ अ पर्सन whose aggregate of all amount received, including the amount received for sale turnover, gross receipt during the previous year in cash does not exceed 5% of said amount। सर ऑल काइंड ऑफ रिसीट्स आपकी पहले टोटल होंगी, सारी तरह की रिसीट्स का होगा टोटल। फिर उसमें जो भी आपकी कैश रिसीट्स होंगी, चाहे वो सेल ऑफ एसेट्स ही है, चाहे वो सेल ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड है, कैश रिसीट अपॉन टोटल रिसीट करके देखा जाएगा। अगर वो 5% तक की आता है तो आपने पहली कंडीशन पूरी कर दी। पहली कंडीशन पूरी कर दी, जहां टर्नओवर की लिमिट 1 करोड़ के बजाय अब आपकी 5 करोड़ हो सकती है। पर अभी आपको एक और बात भी प्रूव करनी है। एग्रीगेट ऑफ ऑल द पेमेंट मेड इंक्लूडिंग द अमाउंट इनकर्ड फॉर एक्सपेंडिचर इन कैश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ सेड पेमेंट। ऐसी ही आपकी जो एक कैश वाली पेमेंट्स हैं वो भी आपकी 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। This clause shall have the effect as if the word 1 crore, the word 5 crore has been substituted। थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज है एक्ट वाली, पर समझ आ रहा है कि अगर आपका कैश रिसीट्स 5% ऑफ टोटल रिसीट से ज़्यादा नहीं है और कैश पेमेंट 5% ऑफ टोटल पेमेंट से ज़्यादा नहीं है, तो भाई साहब आपके लिए खुशखबरी है, आपको ऑडिट नहीं करवाना है जब तक आप 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर क्लिक नहीं करते। तो ये सर पहले ये चीज़ है। बाकी बातें जो वैसे ही सेक्शन में लिखी होती हैं नॉलेज के लिए लिख दी गई हैं कि पर्सन कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन, उसके केस में 50 लाख होता है। फिर जो पर्सन कवर होते हैं 44 AE BB ट्रिपल बी में, और वो क्लेम करते हैं कि उनकी जो इनकम है वो इन सेक्शंस में जो डीम्ड प्रॉफिट आ रहा है उससे कम है, तो उन्हें ऑडिट करवाना पड़ता है। फिर सबसे ज़्यादा क्लाइंट जो होते हैं, ये रहा AD वाला नीचे, उस पर भी आते हैं। एडीए भी है, क्वेश्चंस में भी है और प्रैक्टिकली भी है, वेयर ही हैज क्लेम्ड हिज इनकम टू बी लोअर देन द डीम्ड प्रॉफिट अंडर दिस सेक्शन। और उसकी जो इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज़्यादा है, एंड इज इनकम एक्सीड, मतलब वो लिमिट जो 50% वाली है उससे कम कहता है,
दूसरी शर्त ये भी है कि उसकी जो इनकम वैसे है, मतलब कि इनकम यहाँ का मतलब है कि भाई ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस करके वो 2.5 लाख से ज़्यादा है या 3 लाख से ज़्यादा, जो भी होता केस है, तो उसे ऑडिट कराना पड़ेगा। फिर 44 AD, where the provision of 44 AD4 are applicable and the income exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax, सेम वही कि जहाँ पे लोअर प्रॉफिट क्लेम कर रहा है और वैसे यदि इनकम जड़ी है वो एग्जम्प्टेड स्लैब से ज़्यादा है, तो इन सब लोगों को ऑडिट करवाना पड़ता है। ये तो रिवीजन है सर, मेन तो ये है कि 1 करोड़ के बजाय 5 करोड़ कब होगा। प्रोवाइडेड दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु डिक्लेयर्स द प्रॉफिट एंड गेन्स प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 44 AD1, और जहां वो टर्नओवर 2 करोड़ तक देता है। सर ये बहुत ज़्यादा पंगा है। या तो भाई यहाँ भी 1 करोड़ ही रखो और वहाँ भी 1 करोड़ ही है, या वहाँ पे भी 2 करोड़ कर दो। ये बच्चे को फिर बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जेड़ा 44 AD है वो 2 करोड़ तक लॉ कर देता है प्रिजम्पटिव। ठीक है। अब सर आपका मेन इस वक्त क्या है कि अगर आप एमसीक्यू में फंस गए हैं कहीं पे और वहाँ पे वो कैश रिसीट कैश पेमेंट इस तरह के डाटा दे रहा है और वहाँ आपको पता करना है कि ये लिमिट 1 करोड़ लगेगी या 5 करोड़ लगेगी। ठीक है। तो उसके लिए इस तरह का एक एनालिसिस देख लें, जैसे कैश रिसीट एंड पेमेंट एनालिसिस हमारे पास। ये रिसीप्ट्स हैं, फिर पेमेंट्स आ जाएंगी। सेल ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, कैश, अदर देन कैश मतलब एनईएफटी अकाउंट ट्रांसफ़र, फिर वो कहते हो चेक आ गया ड्राफ्ट आ गया जैसे भी लगा लो। सेल ऑफ पीपी समझ रहे हैं आप, मिसीनियस रिसीट टैक्स रिफंड। ठीक है बात। तो ये सर इनके ना टोटल जो हो गया है ये मिला मिलू के आपका 349 का हो गया है रिसीट्स। दिस इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, सब। इसमें जो आपका जो कैश रिसीट है वो 17 लाख है। इसका फिर हमने देखा 4.87 आया, तो इसने कंडीशन नंबर 1 तो पूरी कर दी 5 करोड़ के टर्नओवर लिमिट लेने के लिए। ऑडिट 5 करोड़ के बाद करवाने के लिए पहली कंडीशन तो पूरी कर दी कि कैश वाला जो है वो 5% से ज़्यादा नहीं है। अब पेमेंट्स में देखें, सर पेमेंट में कैश पेमेंट काफ़ी है 31 लाख रुपए की, ओवरऑल पेमेंट है 365। यहाँ दिक्कत हो जाएगी कि 31/365 5% से ज़्यादा आ गया। तो ये दोनों कंडीशन पूरी होनी जरूरी थी, एंड था वहाँ, एंड और नहीं, दोनों। तो ये कंडीशन तो पूरी नहीं हो रही, तो सर फिर क्या बनेगा। इन अबव केस कैश रिसीट इज अप टू 5%, but the cash payment is more than 5%. So the turnover limit of 5 crore is not applicable. Assessee is required to get his books of account audited क्योंकि उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है। लो ये समझ पा रहे हो। तो ये सब था सर। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि एक बार मैं आपको ना, जिस तरह आपका वो भारी भरकम वो क्या कहते हैं मॉड्यूल स्टडी मटेरियल पीजीबीपी, मैं वहाँ भी ले चलूँ कि वहाँ ये चीज़ें सर बहुत ज़्यादा मतलब कि फैला के लिखी हुई हैं। तो इनको कम वहाँ से इकट्ठा करना या समरी वर्जन प्रेजेंट करना हमने ज़्यादा बेटर समझा, समझे कि नहीं। पर फिर भी आपको एक बार दिखा दें कि वहाँ ये चीज़ें कैसे हैं। हाँ जी, मॉड्यूल में ना यहाँ पहुँचिए जहाँ एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी का पैराग्राफ दे रखा है। ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा जा आप पढ़ें। इन्होंने लिखा है कि एडिशनल डेप्शन इज अलाउड ऑन एनी न्यू प्लांट एंड मशीनरी 20%। ये तो सर होता था, ठीक है। क्या क्या क्वालिफाई नहीं करता वो भी लिखा हुआ है। फिर ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो आप पहले पढ़ते थे या जो बच्चे नए पढ़ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि ये जो नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज है ना, यहाँ एडिशनल डेप्रिसिएशन भी 35% हो जाती थी और वो 15% का इन्वेस्टमेंट अलाउंस अलग से मिलता था, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, तभी मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ। ठीक है, ये अलग होता था बेटा, एडिशनल डेप्रिसिएशन अलग चीज़ होती थी। अब इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे बच्चों को हिंट तो दिए हैं। कहाँ कहाँ ये हिंट दिया मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ से पढ़िए। हायर एडिशनल डेप्शन 35%, 35% इंस्टेड ऑफ 20%, एंड डिडक्शन एट द रेट 15%। मतलब दोनों चीज़ें अलग हैं। अब कई लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 20% नॉर्मल एडिशनल डेप्शन है जो हर जगह मिल जाती है, इन एरियाज में 15 और देते थे, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अलाउंस की डिडक्शन देते थे 15%। अब इन दोनों के बारे में क्या हुआ वो सुने इंस्टीट्यूट से। हायर एडिशनल डेप्शन 35% इंस्टेड ऑफ 20 एंड डिडक्शन एट द रेट 15% अंडर 32 AD is allowable in respect of the actual cost of plant and machinery other than वगैरह acquired and installed during this period। ये देखिए ये विंडो बंद हो रहा है। by manufacturing undertakings or enterprises which is set up in these regions।
ठीक है, ये इन्होंने पूरी बैकग्राउंड आपको बता दी कि ये 2020 तक था। देयरफॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू प्लांट मशीनरी acquired and installed in such backward areas on or after this date, डिडक्शन 32 एडी की तो बिल्कुल ही भूल जो, वही हमने लिखा। फर्दर एडिशनल डेप्शन इज नॉट अवेलेबल एट 35%, और एडिशनल डेप्शन भी उन एरियाज में अब 35 नहीं होगी, मिलेगी, क्योंकि एडिशनल डेप्शन तो हर जगह मिलती है तो मिलेगी, बट नॉर्मल रेट पे। नॉर्मल रेट क्या है? एडिशनल डेप्शन 20% मिलेगी अगर पुट टू यूज मोर देन 180 डेज हुआ, एंड इफ पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हुआ तो 10% ही मिल पाएगी। इसका मतलब जो हम एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए भी याद रखते थे कि इन एरियाज में 35 है, वो भी अब 20 हो गया। ये फिर याद रखते थे कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस की डिडक्शन देनी है, ये देखिए जी 32 एडी ये उड़ चुका है, ये भी काम ठंडा हो गया एक तरह से। सर अब पॉइंट कहाँ है? सर ये पॉइंट मेरे को लग रहा है कि इस साल ये बनाएगा पेपर में, ये वाला पॉइंट जरा अंडरलाइन कर लेना, ठीक है? क्या कहता है? However, in respect of new plant and machinery acquired and installed in such notified areas during 1920, ये तो एलिजिबल पीरियड है, एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180, तो फिर हुआ क्या होगा? सर एलिजिबल पीरियड 19-20 में ही ये खरीदी गई है तो 35% एडिशनल डेप्शन मिलनी है, पर लेस देन 180 डेज है तो मिली कितनी होगी? 17.5। अब सवाल ये उठता है कि जो एडिशनल डेप्शन बच गई है, आधी रहेगी ना इनकी, वो अगले साल मिलेगी या नहीं? हाँ मिलनी तो चाहिए। सर वो 32 एडी का क्या होगा? सर वो तो फ्लैट मिल जाता ना, उसमें डेज का कोई चक्कर ही नहीं होता, वो तो पैसे खर्चो डिडक्शन ले लो। अब ये क्या बोल रहा है? पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज इन दैट ईयर, द बैलेंस अंडरलाइन बैलेंस एडिशनल डेप्शन 17.5 is available in the previous year 2021। ये पॉइंट सर बन सकता है, एक गंदा एमसीक्यू यहाँ से दिमाग में बन सकता है। तो भाई ध्यान रखना कि अगर 1920 में खरीदा नोटिफाइड एरिया ऑफ दो स्टेट में और उसका एडिशनल एप्शन 180 डेज से कम यूसेज होने के कारण पूरा नहीं मिल पाया, तो बचा हुआ एडिशनल एप्शन 17.5 ही मिलना है। ये ना सोच लेना कि 20 का हाफ कर दें। बाकी 32 एडी के बारे में ऐसा ना सोचना, वो पूरा क्लेम हो जाता, उसमें डेज की चक्कर नहीं होते, तो कोई कह ही नहीं सकता मेरा रह गया था तो इस बार करवा दो। तो भाई ये एक एग्जांपल यहाँ दे रहे हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। ABC Limited set up a manufacturing unit in a notified backward area of Andhra Pradesh 1920, acquired and installed a new plant and machinery of 20 crore in November 19। सर इसका 180 डेज पूरा हो ही नहीं सकता जो नवंबर में आ रहा है। हायर एडिशनल डेप्शन 17.5 मिली आपको नॉर्मल के अलावा, ठीक है? वो सारी रीजनिंग की लेस देन 180 डेज यहाँ खत्म होती है। अब सर ये समझाएं कि जो 17.5 मिल गया और एक 17.5 रह गया, उसका क्या होगा? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 बैलेंस एडिशनल डेप्शन आपको अलाउ कर दी जाएगी। अंडरलाइन कर लें, रिवाइज करके जाएं, लास्ट डे रिवीजन वाला भी पॉइंट है ये। However, if the ABC acquired and installed new plant machinery during 2021, अब ये एक्विजिशन और इंस्टॉलेशन दोनों ही अमेंडमेंट के बाद हो रहा है, 2021 में हो रहा है, या पीरियड खत्म हो गया था, 2020 तक की था वो पीरियड, 31 मार्च 2020 तक। अब सर स्मूथ राइड है बिल्कुल ही, एडिशनल डेप्शन 20% मिल जाएगी अगर पुट टू यूज मोर देन 180 डेज है, लेस देन 180 डेज है तो 10%। सर वो इन्वेस्टमेंट अलाउंस की डिडक्शन, नो सर वो खत्म हो गया टाइम, अब कोई डिडक्शन नहीं। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि भाई इस चीज़ पे कोई ना कोई सवाल 100% बन सकता है, खास तौर पे एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है बेटा जी, अब आपका पीजीबीपी कंप्लीट है। अच्छी तरह इस वीडियो को सुने, तो अपने कमेंट्स डायरेक्ट भेजने के बजाय जरा वीडियो के नीचे लिख दिया करें, ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके जी, ओके, बाय बाय।